हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 5 सितंबर सेकंड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बारे में, तो देखिए जितने छात्रों से मैंने बातचीत की है, यहाँ पे पेपर की डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट लेवल की बताई जा रही है और कुछ छात्र के तो कहने हैं कि टफ लेवल के प्रश्न यहाँ पे आए थे। जैसे छात्र जिस तरह से अटेम्प्ट करें उसके अकॉर्डिंग दोस्तों बता रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का ही पेपर रखा जा रहा है। जो रीजनिंग वाला सवाल आया उसी तरह से दोस्तों लेंदी प्रश्न डाले गए थे और यहाँ पे स्क्वायर वाले पे बैठाने के सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे पजल वाले जो आ रहे हैं, बिल्डिंग वाले आ रहे हैं कि ऊपर कितने हैं नीचे कितने हैं एक बिल्डिंग में, जैसे ए इस बिल्डिंग में है, बी इस फ्लोर पे है, तो ऐसे करके। इसके बाद यहाँ पे 4 आदमी को बैठा के, 6 आदमी को, 8 आदमी को बैठा के स्क्वायर पे, रेक्टेंगुलर वाले टेबल पे, इस तरह से करके दोस्तों सवाल आ रहे हैं। इसमें समय काफी लग रहा है। इसके बाद बात करें हम लोग जो कि साइंस वाले पोर्शन में, तो साइंस वाले में जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं वही दोस्तों कंसेप्ट पर आधारित ही प्रश्न अभी तक पूछे जा रहे हैं। बहुत कम ही प्रश्न आपको वन लाइन वाले देखने को मिलेंगे, ज्यादातर कंसेप्ट पर आधारित, यानी चारों ऑप्शन पढ़ के आपको समझना होगा, तब आपको आंसर देना होगा कि कौन कौन इसका सही है। इसके बाद जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं वो एज इट इज लाइट वाले चैप्टर से, यानी प्रकाश वाले से आ ही रहा है, मिरर से, लेंस से, ये सब से, और इसके बाद आपका रेजिस्टेंस से, करंट से, वोल्टेज से, ये सब से भी लगातार आ ही रहे हैं। इसके बाद रही बात दोस्तों करंट अफेयर की, तो 2022 से सबसे ज्यादा करंट अफेयर पूछा जा रहा है। आज लगभग 6 से 7 करंट अफेयर पूछे गए, जिसमें से 2022 के लगभग 4 से 5 थे और एक 2021 या फिर 2022 के भी थे। इसके बाद स्टैटिक जी के वाले भी प्रश्न कुछ बन रहे हैं। यहाँ पे अटेम्प्ट की बात कर ले तो देखिए आज के भी अटेम्प्ट दोस्तों सेकंड शिफ्ट में छात्रों के कम रहे हैं। किन्हीं के यहाँ पे 75 अटेम्प्ट रहे हैं, किन्हीं के 72 अटेम्प्ट रहे हैं, किन्हीं के 79 अटेम्प्ट रहे हैं, एक छात्र के 82 भी अटेम्प्ट रहे हैं जिनसे मैंने रिव्यू लिया है, एक के 62 और एक के 64 के आसपास रहे हैं। देखिए जो रिस्क ले रहे हैं छात्र वो 80+ भी करके आ रहे हैं और यहाँ पे ज्यादा भी करके आ रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा निगेटिव नहीं ले रहे हैं, इस तरह का दोस्तों पेपर सेट किया गया है कि आप लोग तेजी से भी सोल्व करते हो तब भी 70, 75, 80 तक जाते जाते यहाँ पे टाइम ही खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स कोशिश यही कीजिएगा आप लोग कि जो हार्ड क्वेश्चन लगे उसको पहले छोड़ के और आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई छात्र बता रहे हैं कि लास्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लास्ट में इजी आ रहे हैं और शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिया जा रहा है। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर ले अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस बहुत कम ही देखने को मिल रहा है। अटेंडेंस अभी भी दोस्तों वही 30%, कहीं पे 35%, तो कहीं पे 40% के आसपास ही बताए जा रहे हैं लैब्स में। अब आइए सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों जिनको भी टेस्ट बुक पास बाई करनी है मॉक टेस्ट के लिए, देखिए इनके तरफ से अभी बहुत अच्छी डील मिल रही है और टीचर्स डे पे दोस्तों ये स्पेशल प्राइस यहाँ पे चल रहा है, जिसमें ईयरली टेस्ट बुक पास आप लोग सिर्फ और सिर्फ ₹360 में बाई कर सकते हो। इसके लिए कूपन कोड में आपको न्यू टाइप करना होगा, बाई करते समय तुरंत ही आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और इस ऑफर का लाभ भी आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, खास करके आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। एसएससी बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर चाहो तो दोस्तों आप लोग बाई कर सकते हो। तो मेरे फ्रेंड्स आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। आज के सेकंड शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा, यानी किस देश में यहाँ पे खेला जाएगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 महिला वाला। तो देखिए इंडिया इसकी मेजबानी करेगी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ये यहाँ पे करंट अफेयर के सवाल। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है कि च्यवनप्राश में जो यहाँ पे आंवला का उपयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो जनरली दोस्तों यहाँ पे आंवला का जो साइंटिफिक नेम है वो पूछ दिया गया है। अब इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो फिलैंथस इंडिका इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है, रासायनिक नाम यहाँ पे हो जाता है। ये एक देखिए सवाल यहाँ पे पूछा है रिएक्शन से, और रिएक्शन कुछ इस प्रकार का दिया गया था, CuO+H2 था। अब ये जो रिएक्शन होके बनेगा दोस्तों Cu और +H2O बनेगा, तो किसमें रिडक्शन यानी कि अपचयन हो रहा है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है फ्रेंड्स ये रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब देखिए Cu के साथ O जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना तो यहाँ पे Cu हो गया, यानी ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन के हटने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन जब हटता है तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, यानी अपचयन बोलते हैं। तो किसका रिडक्शन हो रहा है, तो CuO जो है इसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, अगर ए पूछा गया होता तो H2 यहाँ पे है और देखिए यहाँ पे H2 में O जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। तो इसका दोस्तों H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो टोटली जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं, इनमें से
कौन शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड को ले जाता है, कैरी करता है, यह सवाल पूछा था। तो ब्लड से रिलेटेड आपके यहाँ पे सवाल आए हैं। तो पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं यानी कि फुफ्फुस शिरा जो होते हैं वो यहाँ पे प्योर ब्लड शुद्ध रक्त को यहाँ पे कैरी करता है, ले जाता है। एक सवाल देखिए दोस्तों पूछा गया है कि अनुच्छेद 15 में क्या है। तो आर्टिकल 15 यहाँ पे पूछी गई है जो कि समानता का अधिकार है, जिसमें बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल व जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों बताया गया है आर्टिकल 15 में, अनुच्छेद 15 में। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न आए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। अब ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न थे जिसमें पूछा गया था कि कौन सा सही है इसमें से, और ये भी पॉलिटी का सवाल था। तो इसका करेक्ट आंसर था राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है और सदस्यों की कार्यकाल यहाँ पे 6 वर्ष का होता है। तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होता है, ये एक ऑप्शन दिया गया था। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है जो कि करंट अफेयर का ही है, पहले भी ये सवाल दोस्तों पूछा गया है, ये रिपीटेड सवाल है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है। अब देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में यहाँ पे दिया जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अब कई सारे लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, मैथमेटिक्स में अलग, यहाँ पे फिजिक्स में अलग। तो इसके अकॉर्डिंग जब नाम रहते तो आपको टिक लगाना था, तो मुझे ऑप्शन इसका नहीं मिल पाया है। तो ये भी एक सवाल दोस्तों पूछा गया है। ये सब सारे कुछ देख लीजिएगा, कुछ कुछ पुरस्कार से रिलेटेड भी आ जा रहे हैं किसी किसी शिफ्ट में। एक देखिए प्रश्न आया है जो कि ये भी रिपीटेड प्रश्न है फ्रेंड्स, डेली एनालिसिस देखते हो तो आपको पता होगा। अनुच्छेद 343 ए में क्या है। अब दो बार ये रिपीट हो चुका है। तो 343 ए जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसके बारे में बताए गए हैं। एक और प्रश्न देखिए जो कि करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ एक समझौता किया है, किस मंत्रालय के द्वारा या फिर किस डिपार्टमेंट के द्वारा। तो नीति आयोग के साथ दोस्तों यूनिसेफ ने समझौता किया है। एक प्रश्न देखिए पूछा है बारिश का देवता किसको बोलते हैं, यानी कि कौन से भगवान को है जो कि बारिश का देवता बोलते हैं। और एक सवाल भेजा गया है कि हंस की सवारी किस देवता का है। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों हम लोग देख लेते हैं। अगर बारिश की देवता की बात करें तो इंद्र भगवान को यहाँ पे बारिश का देवता मानते हैं, और हंस की सवारी की बात करें तो माँ सरस्वती को हम लोग हंस की सवारी का यहाँ पे देवता बोलते हैं। अब दोस्तों किस तरह से सवाल आया था आप लोग जरूर बताइएगा इसके करेक्ट क्वेश्चन। हालांकि ये दोनों भेजे गए हैं तो दोनों मैंने डिस्कस कर दिया। एक देखिए अगर यहाँ पे दोस्तों इंद्र की बात कर ले कि इंद्र का सवारी क्या होता है, तो यहाँ पे इनका हाथी होता है, एरावत हाथी माना जाता है। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है। तो जो छठ पूजा होता है पॉपुलरली बिहार और यूपी में, तो सूर्य देवता की उपासना इसमें की जाती है। एक देखिए प्रश्न पूछा है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स हिकेटियस को फादर ऑफ जियोग्राफी बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे दोस्तों इरेटोस्थनीज भी आपको नजर आ जाएंगे फादर ऑफ जियोग्राफी में। अब देखिए जब ऑप्शन दिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सही करना होता है, क्योंकि बहुत सारे पहले भी दोस्तों इस तरह के सवाल बने हैं। तो कभी भी ऑप्शन में ये दोनों साथ में नहीं देता है, तो या तो हिकेटियस दिया होगा या तो दोस्तों इरेटोस्थनीज दिया गया होगा। तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन था दिया। लेकिन बात करें कि जो बिल्कुल विस्तृत तरीके से अच्छे से भूगोल की जनक की बात करें तो हिकेटियस ने ही डिफाइन किया था सारा कुछ जो कि आपके भूगोल में आते हैं उसके रिगार्डिंग, तो हिकेटियस को माना जाता है। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है आम जनता यानी जो कॉमन पीपुल होते हैं वो किसके संपर्क में रहती है। तो 4 ऑप्शन था दोस्तों, पुलिस प्रशासन के संपर्क में, राज्य सरकार के संपर्क में, गृह मंत्रालय या फिर स्थानीय सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकार, जो कि हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वहां पे जो सरकारों का गठन होता है उसके संपर्क में हम लोग रहते हैं, जो कि आम जनता रहती है। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है एक केमिकल रिएक्शन दिया था और किस प्रकार का रिएक्शन है ये पूछा था। और ये तो दोस्तों हर शिफ्ट में ही आ रहा है, रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है या फिर डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है अवतल दर्पण में वस्तु अगर 15 सेंटीमीटर है और फोकस की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बनेगा। अब देखिए डेटा में हो सकता है कि चेंजिंग हो, लेकिन दोस्तों ये वाले फॉर्मूला पे अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर है, इस पे दोस्तों पूछा गया था कि वी यानी कि इमेज कहां पे बनेगी। अब यहां पे सोल्व करें तो जो अवतल दर्पण यानी मिरर जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। और कभी भी अवतल दर्पण में बात करें तो u जो होता है ऑब्जेक्ट, वो दोस्तों कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग हम लोग माइनस में लेके चलते हैं। और इसका फोकल लेंथ की भी बात करें तो ऑलवेज यानी हमेशा दोस्तों निगेटिव ही लेके हम लोग चलेंगे। देखिए प्रीवियस वीडियो में कुछ छात्र बोल रहे थे कि यहाँ पे आपने गलती सोल्व कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जब भी ये सारे जो लेंस वाले और मिरर वाले फॉर्मूला पे जब भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपके
आपके बुक में वहां पे कार्टेशियन साइन के बारे में बताए गए हैं कि कब हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस में लेंगे, कब हम लोग इमेज डिस्टेंस को माइनस में लेंगे, कब फोकल लेंथ को हम लोग माइनस में लेंगे, मिरर में फोकल लेंथ माइनस होगा या प्लस होगा, जो हमारी लेंस होती है वहां पे फोकल लेंथ माइनस होगा प्लस होगा। इसको अच्छे से देख के जाना है क्योंकि डायरेक्ट साइन पे आधारित लोग पूछ रहे हैं। दो दो ऑप्शन रहेंगे, +15 -15, +10 -10, इस तरह से करके, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि माइनस मारे या फिर प्लस मारे। तो साइन याद रहेंगे कि किसको हम लोग कैसे साइन लेते हैं, तो यहाँ पे सही करके आइएगा। तो अवतल दर्पण की बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेते हैं, और यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करें दर्पण में तो यहाँ पे दोस्तों ये भी फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो इसको हम लोग बैठा देंगे फॉर्मूला पे, तो 1/v बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/f माइनस 1/u, इतना हो जाएगा। अब इसमें मान लेते हैं 1/f तो दिया है कितना 10, तो 1/-10, और इसको माइनस को छोड़ देंगे, फिर ये दिया है 15, तो u माइनस में लेते हैं तो ये होगा -15, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये टोटली हो जाएगा कितना 1/10 प्लस 1/15, इतना हो गया। तो इसका एलसीएम आएगा 30, तो 10 दिया 30 माइनस में और प्लस 15 दूना 30, तो इतना आ गया। यानी कि ये कितना आ गया -1/30, -1/30 इतना आ गया। यानी जो इमेज हमारी बनेगी वो दोस्तों -30 पे बनने वाली है। तो देख सकते हो कि जो हमारी प्रतिबिंब की डिस्टेंस है वो हमारी पता चल गई, और माइनस में है यानी कि दोस्तों ये इन्वर्टेड बनेगा, नीचे की ओर ये बनेगा, और ऑब्जेक्ट देखिए 15 सेंटीमीटर का है, इमेज 30 सेंटीमीटर का बना है, यानी ये बड़ा बनेगा जो है ऑब्जेक्ट से, ये इमेज जो है बड़ा बनेगा, और रियल बनेगा और उल्टा बनेगा। तो इस तरह से इसका निकल जाता। एक प्रश्न देखिए पूछा है, उत्तल लेंस में वस्तु अगर 20 सेंटीमीटर पे है और फोकस की दूरी 15 सेंटीमीटर में है, तब प्रतिबिंब कहां पे और कैसा बनेगा। देखिए अभी लेंस आ गया, तो लेंस फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे और वही चीज दी गई है, और इमेज वाला पूछा जा रहा है, तो 1/f होता है इसका, 1/v माइनस 1/u होता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जब भी लेंस हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हम लोग निगेटिव में लेंगे ही कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग, लेकिन दोस्तों फोकल लेंथ जो होता है लेंस का, वो हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव में हम लोग लेके चलते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, अब सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/v निकालना है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, ये निकल के आ जाएगा। अब f हम लोग पॉजिटिव में लेंगे तो f हमारी कितनी है, f दी गई है 15, तो 1/15 और प्लस और u माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा 1/-20, तो टोटली निकल के आ गया 1/15 माइनस 1/20, ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 15 चौका 60, और यहाँ पे अगर इसको हम लोग माइनस लेते हैं तो 20 या 60 तो 3, तो 1/60 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसको पलट देंगे तो v बराबर हमारी आ गई यहाँ पे कि 60 सेंटीमीटर पे ये दोस्तों हमारी जो इमेज है बनेगी, और इससे बड़ी बनेगी। देखिए जो 20 सेंटीमीटर का है लेकिन इमेज बना 60 सेंटीमीटर का, तो इससे बड़ा बनेगा इस तरह से, और प्लस में आया है तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर की ओर बनेंगे, यानी कि ये जो इमेज बनेगी वो दोस्तों वर्चुअल इमेज बन जाएगी। इसके बाद देखिए एक और यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं जो कि आपके लाइट वाले टॉपिक से हैं, प्रकाश वाले टॉपिक से हैं, कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। अब इसमें दोस्तों कुछ चीज मिसिंग है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कोई प्लेन मिरर मान के चलते हैं और यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट रे आती है तो उतना ही एंगल पे, जितना एंगल पे आती है फ्रेंड्स उतना एंगल पे जो है मुड़ के चली जाती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो दोस्तों एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे भी होता है। तो अगर यहाँ पे कोई मान लेते हैं कि 45 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, यानी कि ये दोनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल बन के आएगा तब दोस्तों यहाँ पे 120 डिग्री के एंगल इस तरह से बन के आएंगे। तो ये देखने वाली बात है कि किस तरह से क्वेश्चन दिया गया होगा, लेकिन ये पूछा है कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा इस तरह से। एक देखिए यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं, अवतल दर्पण में अगर फोकस और पोल के बीच की दूरी दी गई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में दूरी कितनी होगी। तो अवतल दर्पण हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ए होता है पोल और ए होता है फोकस और ए होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस और पोल के बीच में दूरी दी गई है, मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर दी गई है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं। अब पूछा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कितना दूरी होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि इसके बीच में जो दूरी होती है इससे डबल दूरी यहाँ पे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होती है। तो अगर इसका दूरी 10 है तो इसका यहाँ पे दोस्तों 20 हो जाएगा, यानी इसका दूरी अगर मान लेते हैं कि f है तो ये टोटल का दूरी कितना हो जाएगा 2f हो जाता है इस तरह से। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सही करके आ जाना था। एक देखिए प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें एक मार्क नहीं होता है। अब दोस्तों जो एक मार्क की बात करते हैं तो एक मार्क खाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वहां पे एक मार्क लगते हैं, और जो यहाँ पे नॉन मटेरियल थिंग होते हैं जैसे कि आपका आभूषण ये सब हो गया वहां पे हॉलमार्क उसका लगता है। तो देखिए शहद था, सब्जियां था, स्वर्ण
स्वर्णाभूषण था। शहद खाने वाली प्रोडक्ट है, इसमें यहाँ पे 1 मार्क लगती है, कोई कंपनी की रहती है। तो सब्जियां हैं वो भी दोस्तों यहाँ पे 1 मार्क लग सकती है, लेकिन स्वर्णाभूषण जो है, जो आभूषण होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, वो यहाँ पे 1 मार्क उसमें नहीं लगते हैं। तो खाने वाले प्रोडक्ट में ही 1 मार्क लगाया जाता है, तो इसका हो जाता है ये वाला कि गलत है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सा कथन गलत है, गलत वाला पूछा था। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आवर्त सारणी से भी हर शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं। एक ऑप्शन भेजे गए हैं कि मेंडलीव ने शुरुआत में 63 तत्व को खोजे थे, तो 63 एलिमेंट की इन्होंने खोज की थी, बिल्कुल सही है। अणुभार के आधार पर तत्वों को रखा था। पीरियोडिक टेबल में दोस्तों उनके जो एटॉमिक मास होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही रखा गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। बाकी जो 2 ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं उसमें एक गलत होगा और उसी को सिलेक्ट करना होगा। एक प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, साइक्लोक्लोरोपेंटेन में कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब साइक्लोपेंटेन है लेकिन उसमें एक क्लोरीन भी जोड़ दिया गया है, तो साइक्लोक्लोरोपेंटेन कितना सिंगल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तभी हम लोग निकाल पाएंगे कि 9 होगा कि 12 होगा कि 15 होगा या फिर 18 होगा। तो पहले तो हम लोग पेंटेन बना लेते हैं। तो ये रही हमारी पेंटेन, यानी 5 से बनेगी वो पेंटेन होगा। सभी जगह पे यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक, यहाँ पे कार्बन है। तो एक कार्बन जो है 2 बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। जैसे ये कार्बन की बात करें तो इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, लेकिन इसके पास 2 और खाली है, तो 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन है फिर 2 से जुड़ा है, तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। यहाँ भी इसके पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी इसके पास 2 हाइड्रोजन, और ये बच गया यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, लेकिन 1 हाइड्रोजन। और एक बोला है क्लोरो, तो 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन डालेंगे तो क्लोरो हो जाएगा। अब हम लोग जोड़ लेंगे कि कितना यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो देखिए सबसे पहले तो ये वाला एक सिंगल बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 तो इसमें हो गया। और बाकी देखिए सभी जगह पे 2 5 इधर हो गया। तो यहाँ पे देखिए 6 7 8 9 10 11, इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन 12 13 14 और 15। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 15 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा साइक्लोक्लोरोपेंटेन में। और सिर्फ क्लोरोपेंटेन भी रहता तब भी दोस्तों यहाँ पे क्लोरीन के जगह हट के H आता, तो फिर भी वो यहाँ पे 15 रहता। इस अकॉर्डिंग जो सोल्व करके आए होंगे, बना लिए होंगे स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे सिंपली लगा दिए होंगे कि 15 इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंधु। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में यहाँ पे बोले गए हैं, रिफॉर्म के बारे में। तो 1919 ईस्वी में दोस्तों ये सुधार लाया गया था। 1909 में बात करें तो यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था 1909 ईस्वी में। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा था कि 3 जनवरी 2006 को मंगलवार है, तो 15 जून 2010 को कौन सा दिन होगा। अब एक कैलेंडर का सवाल पूछा है, फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी कैलेंडर का नहीं था, अभी कैलेंडर का पूछा गया है। तो सिंपल सा ही है, देखिए यहाँ पे 3 जनवरी 2006 को, तो 15 जून 2010 को पूछा, यानी उसके आगे वाले ईयर का पूछ लिया गया है। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, 2 रेजिस्टेंस 8 ओम और 10 ओम की पैरेलल समांतर, यानी कि समांतर में जोड़ने पर कितना प्रतिरोध होगा। अब देखिए समांतर में जोड़ दे या फिर सीरीज में जोड़ दे दोस्तों, श्रेणी में, आपको पता है कि कैसे निकालने हैं। तो पैरेलल में करना है तो 1/8 प्लस 1/10 यहाँ पे कर देंगे। इसका एलसीएम आएगा कितना, 40 आ जाएगा, 8 × 5 = 40 और प्लस यहाँ पे 10 × 4 = 40, इतना इसको पलट देंगे तो 40 बटा हो जाएगा 9। और ये हमारी निकल के आ गई कितना, रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल वाली। इसको सोल्व कर देंगे तो और भी यहाँ पे 9 × 4 = 36 और इस तरह से यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग यहाँ पे ओम है, निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक सवाल इस तरह से पूछा गया है कि 2 रेजिस्टेंस दिए गए थे R1 एंड R2, और यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि V1 × I1 बटा V2 × I2। सॉरी यहाँ पे लग रहा है मुझे गड़बड़ी लग रही है, हो सकता है कि इसको V1 × I2 और डिवाइडेड बाई V2 × I1 यहाँ पे पूछा गया होगा कि इसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए ओम्स लॉ पे इसको आप लोग निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि R1 हमारी एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध है जो कि 10 ओम की है, और सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो हमारी 20 ओम की है। तो यहाँ पे R1 निकालते हैं तो R1 बराबर होता है V1 बटा I1 और R2 बराबर होता है V2 बटा I2। अब इसको हम लोग रेशियो में निकाल देंगे तो V1 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये I2 ऊपर चला जाएगा और V2 नीचे आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, V1 × I2 डिवाइडेड बाई V2 × I1, और इसी का रेशियो पूछा। तो ये डायरेक्टली होता है कि R1 बटा R2 इतना ही। तो मान लेते हैं कि 10 ओम है और 20 ओम, तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपली जो हमारी रेजिस्टेंस दी गई है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी 1:2 में यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। अब देखिए इसमें किसी तरह का भी पूछ ले आपको, जैसे कोई भी रेजिस्टेंस देके आपको पूछ ले कि अगर वोल्टेज इतना है, करंट इतना है पहले वाले में, फिर दूसरा में वोल्टेज इतना है, करंट इतना है, तो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसी तरह से R1 बटा R2 निकाल देंगे। कभी कभी दोस्तों
यहाँ पे V1 बटा V2 का पूछ दिया जाता है तो I दिया रहेगा, I1 और R1 दिया रहेगा और I2 और R2 दिया रहेगा, यानी एक रेजिस्टेंस और उसमें करंट और दूसरी रेजिस्टेंस और उसमें बहने वाली करंट। तो इसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे कि V1 बटा V2 यानी V1 बराबर I1 R1 और डिवाइडेड बाई I2 R2, इस तरह से करके। कभी कभी ऐसा भी बोलता है कि जो सर्किट है उसमें करंट सेम टू सेम बह रही है लेकिन रेजिस्टेंस सिर्फ अलग है, तो इसमें हो जाता है कि V1 बटा V2 निकालने के लिए बोला जाए तो I इंटू R1 और फिर से I इंटू R2, इस तरह से। तो I यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि एक ही करंट बह रही है तो कोई इसका मतलब नहीं है, तो जितना रेजिस्टेंस का यहाँ पे दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही रेशियो में यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको निकाल लेना था। इसको सुधार कर लीजिएगा, V1 इंटू I2 शायद होगा और यहाँ पे V2 इंटू I1 होगा, इसका रेशियो पूछा गया होगा तो R1 बटा R2 यहाँ पे आ जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है राइट हैंड थंब रूल क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे तो काफी सारे सवाल बन चुके हैं, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल में बात करें तो यहाँ पे जो हमारी थंब होती है, थंब जो होती है अंगूठा, वो फोर्स दिखाता है कि फोर्स किस तरफ लग रहा है। फोर फिंगर जो हमारी होती है तर्जनी उंगली, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दर्शाता है कि जो चुंबकीय प्रभाव है, फील्ड है, वो किस तरफ है। और जो मिडिल फिंगर होती है, मध्यम जो हमारी फिंगर होती है उंगली, वो दिखाती है डायरेक्शन ऑफ करंट कि करंट किस तरफ बह रही है। तो ये हो जाता है इसका। एक प्रश्न देखिए पूछा है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 के तत्वों का वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितना होता है। तो पीरियोडिक टेबल जो है दोस्तों उसमें यहाँ पे पूछ लिया है जो ग्रुप 2 में है, ग्रुप 2 में जो एलिमेंट होते हैं उसका वैलेंसी कितना है। तो देखिए ग्रुप 2 में जो एलिमेंट आते हैं उन सभी का जो वैलेंसी होता है, संयोजकता होता है, वो 2 ही होता है वैलेंसी, तो 2 इसका आ जाता है। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि पौधों में फलों का निर्माण कैसे होता है। अभी दोस्तों अच्छा सवाल था, इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसको भी थोड़े अच्छे से इलेबोरेट करके दिए गए थे, तो जिनको पूरे से प्रोसेस यहाँ पे पता है प्लांट वाला, और प्लांट से दोस्तों बहुत ज्यादा सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, इसीलिए आगे आने वाले जिनके शिफ्ट में भी एग्जाम है, प्लांट वाला जो बायोलॉजी का टॉपिक है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग सारे के सारे पढ़ लीजिएगा। और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी वाली बुक है या फिर सीबीएसई वाली, उसी से ही आपके सवाल बन रहे हैं। तो पौधों में फलों का निर्माण कैसे होता है, ये दोस्तों एक सवाल आया। एक देखिए प्रश्न पूछा है जो कि बोला गया था कि इनमें से गलत कौन सा है। जैसे पीएच मान दिया गया था, बोला गया था इनमें से गलत कौन सा है, तो मैंने सही सही यहाँ पे लिख दिया है, उसमें गलत गलत भी दिया गया था। जैसे विनेगर की बात करें तो यहाँ पे 2 से 3 पीएच होती है। ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव जो शरीर होती है तो 7.3 से 7.5। एसिड रेन की बात करें तो 4 से 5 के बीच में, और सलाइवा की बात करें जो होती है तो 6 से 7.5 के बीच में होती है। अब देखिए गलत कहाँ पे दिया गया था, ह्यूमन बॉडी का दोस्तों यहाँ पे 6 से 7.5 दे दिया गया था, और एसिड रेन का यहाँ पे गलत दे दिया था 7.5 के बराबर, तो ये वाला गलत ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने सही सही लिख दिया है। तो ये दोस्तों पीएच के अकॉर्डिंग भी सवाल आपके बने हैं। एक देखिए प्रश्न आया है कि पौधों में फूड कहाँ पे स्टोर किया जाता है, जो भोजन होता है पौधों में वो कहाँ पे जो स्टोर करके रखा जाता है। तो पैरेन्काइमा होता है, वहाँ पे दोस्तों फूड स्टोर होते हैं। एक प्रश्न पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है, यानी टर्शियरी सेक्टर में कौन आता है। अभी देखिए आपके इकोनॉमिक के सवाल हैं, कृषि, तो एग्रीकल्चर जो होता है दोस्तों वो आपके फर्स्ट जो सेक्टर होते हैं उसमें आते हैं, प्रथम क्षेत्रक में आते हैं। शिक्षा है जो कि आपके टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, जो कि सेवा वाला हो गया, ट्रांसपोर्ट और ये सब हो गए, तो ये शिक्षा आ जाएगा इसका टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्रक में। एक देखिए फिर से दोस्तों ये प्रश्न आया है और लगातार 2-3 दिन से ये रिपीट हो रहा है मेंडल वाला, कि मेंडल का जो मटर का एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें से जो मोनोहाइब्रिड करवाया था तो F1 में जीनोटाइप का रेशियो क्या था, मोनोहाइब्रिड में F1 में फिनोटाइप का रेशियो क्या था, फिर डाई हाइब्रिड में F2 में फिनोटाइप का रेशियो क्या था। अब कौन कौन से पूछ दिए गए हैं, तो ये फ्रेंड्स आपका आ चुका है मोनोहाइब्रिड F1 जीनोटाइप। तो अगर ये पूछा गया होगा तो 1:2:1 हो जाता। मोनोहाइब्रिड F1 फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप का रेशियो होता है 3:1। और यहाँ पे डाई हाइब्रिड F2 फेनोटाइप ये भी पूछ दिया गया है एक शिफ्ट में, तो इसका रेशियो होता है 9:3:3:1। तो इसको रट जाइएगा और आप लोग अपने बुक से भी देख लीजिएगा, और भी चीजें हैं फ्रेंड्स। F1 का भी डाई हाइब्रिड में दिया गया है, फिर मोनोहाइब्रिड वाले में F2 का दिया गया है, तो सिर्फ रेशियो डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिया जा रहा है, तो ये आपका बन जाएगा अगर आगे आने वाले शिफ्ट में अगर पूछ लिया जाए तो इसको देख लीजिए। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि जलीय जीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन कहां से लेते हैं। तो जो यहां पे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश हो गए और हो गए, तो वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, कैसे, तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, उसको लेते हैं ये लोग। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है मांग वक्र से एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, और ये भी लगभग 3 बार ये रिपीट हो चुका है आपके इकोनॉमिक वाले सवाल से। तो मांग वाला जरूर पढ़ के जाइएगा कि क्या क्या इस पे कॉन्सेप्ट पे आधारित पूछ सकते हैं लोग। जो मांग का वक्र होता है इस तरह से इसका आता है, एक तरफ कीमत और मांग की मात्रा, कितनी मात्रा में मांगी जाती है, कितना कीमत बढ़ा है, इससे रिलेटेड यहाँ पे होता है मांग वक्र, आपका डिमांड वाला जो ग्राफ होता है। एक देखिए प्रश्न पूछा है डिमांड कर्व, रासायनिक अभिक्रिया को किस विधि से संतुलित किया जाता है, यानी बैलेंस कैसे किया जाता है, कौन से प्रोसेस से।
से, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो देखिए कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो उसको बैलेंस करते हैं कि जैसे कि उसके जो अणु होते हैं उसको इक्वल हम लोग करते हैं, जो कितने अणु है, जैसे यहाँ पे कार्बन का कितना है 2 है, यहाँ पे कार्बन का कितना है 4 है, तो इसको कैसे बैलेंस करना है, तो अणु भार को देखते हुए दोस्तों उसका कितना कितना है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वहां पे 4 ऑप्शन दिया गया होगा, उसमें से जो आपको सही लगते थे उसके अकॉर्डिंग आपको सही करके आना था। तो ये फ्रेंड्स आज के लेवल आप लोगों ने देखा कि जीके और साइंस का किस तरह का लेवल रखा गया है सेकंड शिफ्ट में। यहाँ पे काफी ज्यादा कंसेप्ट पर आधारित ज्यादा प्रश्न पूछ लिए गए थे, टाइम बहुत जा रहा है छात्रों को दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं ले पा रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में वही लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पजल और आपके सिटिंग अरेंजमेंट वाले आए हैं। यहाँ पे दोस्तों कैलेंडर वाला भी एक सवाल आया है, आपका कोडिंग डिकोडिंग सवाल आया है, डायरेक्शन वाले 2 सवाल आ रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा समय लग रहा है। जो मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा दोस्तों अभी क्वेश्चन जो है लगभग 2 से 4 क्वेश्चन अभी के शिफ्ट में डिफिकल्ट लेवल का पूछ दिया गया था, जिसमें समय काफी गए हैं। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन डिफिकल्ट दे दिए गए थे, जिसमें बहुत टाइम गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख के जाइएगा और बाकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।